नहीं, इनके लिए तो इस प्रकार के जो बयान होते हैं वो इनके लिए बहुत खाद का काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ वो तबका है जो चाहे हमास का आतंकवाद हो, चाहे वो डेनमार्क में कोई कार्टून का विषय हो, वो सड़क पर निकलता है, नारे लगाता है, और नारे भी क्या लगाता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस रिश्ते से तो समाजवादी पार्टी के हमारे आईपी भाई हों या कोई भी हो, ये लाख किसी तबके को सपोर्ट कर लें, उनकी मदद कर लें, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में तो ये भी नहीं आते। और ये नारा सड़कों पर लगता है, ये नारा समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लगा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। डेनमार्क में कार्टून छपा था, कार्टून विदेश में छपा, उसको लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर अराजकता हुई, सड़कों पर निकल के लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी, और नारे वही थे कि सर तन से जुदा और ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो इस प्रकार के नारे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप संविधान को मानेंगे, शरिया को लागू करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत स्पष्ट है। कन्हैयालाल जी की घटना देख लीजिए, कमलेश तिवारी जी की घटना देख लीजिए, ये घटना इस बात का नजीर है कि जब जब अच्छे लोग बटे हैं तब तब इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, चरमपंथी तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व हैं, वो हावी हुए हैं। उन्होंने सड़क पर निकल के अराजकता की है, लोगों के घरों में भी अराजकता की है। जरा मुझे बताइए ना कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी किस प्रकार की घटना हुई, कन्हैयालाल जी की घटना, और कन्हैयालाल जी के जो हत्यारे थे उनके साथ किस प्रकार की सहूलियत प्रदान की कांग्रेस की सरकार ने। तो निश्चित तौर पे ये बात तो सबको समझनी होगी कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आज भी शरिया में विश्वास करते हैं, जो आज भी चरमपंथ में विश्वास करते हैं, जो आज भी कट्टरपंथ में विश्वास करते हैं, उनसे आखिर कैसे लड़ेंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जब तक अच्छे लोग, जब तक संविधान को मानने वाले लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक शरिया को मानने वाले लोग। मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, इसलिए आप कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्की की बात को छोड़ दिया जाए, ना उसको सीरियस दिया जाए, ना चर्चा की जाए। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, चुस्त दुरुस्त हो। आईपीसी सीआरपीसी जो बदल दिया इन्होंने, कुल मिला के वही है, उसका पालन क्यों नहीं करते? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। उस पर किसने रोक रखा है? लेकिन जो निर्दोष है उनका घर मत गिराइए, जो निर्दोष है उनका इनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या मत कर दीजिए। आपत्ति यहां है। सड़कों पर अगर आंदोलन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अनवरत आंदोलन किए हैं। आंदोलनकारियों को जेल में नहीं ठूसा जाता, आंदोलनकारियों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्र पुरुष की जयंती पर जो भारत रत्न रहे हों, उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाने के लिए नहीं रोका जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले यही भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे थे। वो तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई, और जो 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे वो भी बेईमानी करके 25-30 सीटें जीत पाए। और सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी वही 8-10 सीटें जीतती। जी सर, प्लीज यूपी में बीजेपी को पीछे करने के बाद अब ये तो मत कहिए कि बेईमानी नहीं होती तो हम 80 के 80 जीत गए होते, तो ये तो मत कहिए सर प्लीज। उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी। और आप जिस लखनऊ का जिक्र कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं शलम मणि, एक रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूं, छोटा रिप्लाई। नहीं, देखिए, अभी तो इन मुद्दों को लेकर गए थे, हरियाणा भी गए थे, जम्मू कश्मीर भी गए थे, और मुझे लगता है जमानत तो छोड़िए, मुझे लगता है कि कुल मिला के भी 1500-1600 वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में बड़ी उम्मीद लेकर गए थे कि वहां पे इनको लगा था कि ये जो तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, कुछ शायद वोट इनको हासिल हो जाए, पर जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिले। और हरियाणा में तो क्या हालत हुई है वो भी आपने देख लिया। संभल का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा हो तो एक चरमपंथी व्यक्ति है जो एक पुलिस वाले ने जब उसकी गाड़ी रोक ली, और पिछड़े समाज से आता है पुलिस वाला, तो उससे वो कहता है, वो चरमपंथी कहता है कि आज तुम्हारी हुकूमत है, कल हमारी हुकूमत आएगी तो हम तुम्हारे पेट में चाकू घोंप देंगे। आज तुम्हारी हुकूमत है मतलब संविधान का राज है, कल शरिया आएगा तो हम तुम्हारे पेट में चाकू घोंप देंगे। ये कौन लोग बढ़ावा देते थे? उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो अभी आईपी सिंह साहब बोल रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं 2-3 घटनाओं को याद दिलाऊंगा कि डेनमार्क में जब कार्टून छपा और उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल की गई, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में जब सचिन जाट और गौरव जाट के नाम के 2 भाइयों ने अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया, उनकी आबरू बचाने की कोशिश की, और
पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जाटों की हत्याएं हुई, दलित भाइयों की हत्याएं हुई, पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं हुई, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आप कोई त्योहार नहीं मना पाते थे, आप कोई पर्व नहीं मना पाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय पे रोजा इफ्तार की दावतें जरूर होती थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी केवल धर्म के आधार पर छोड़े जाते थे, ये कहते हुए कि ये भटके हुए नौजवान हैं, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसलिए यह मत कहिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जानती है कि तुष्टीकरण के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, और हद तो ये थी कि जफर याब जिलानी साहब जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने जफर याब जिलानी साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लाल बत्ती दी थी, उनको गाड़ी दी थी, उनको तनख्वाह दी थी। किस बात के लिए? कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए भगवान राम मंदिर के खिलाफ। तो ये आपका सेकुलरिज्म है, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है, और इसीलिए हरियाणा में आपकी क्या गति हुई, जम्मू कश्मीर में क्या गति हुई, और लिख कर रख लीजिए उपचुनाव में भी आपकी वही गति होने जा रही है, और 2027 के चुनाव में भी आपकी वही गति। क्या ये पीडीए की काट है? एक तस्वीर मैंने बोली है, वो तस्वीर आ जाए तो मैं दिखाऊंगा कि जो एक रथ है, उस रथ पर पीडीए का फुल फॉर्म लिखा गया है, और बहुत लोग जो समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं अब कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम। जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिए स्क्रीन पर। ये देखिए, ये लाल रथ है, और इसी लाल रथ पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अखिलेश यादव ने, जिसका जिक्र आईपी सिंह कर रहे थे, और इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये छिटक ना जाए और इसमें से अल्पसंख्यक मुस्लिम लिखा हुआ है, ये भड़क न जाए या इसको अपने साथ कैसे रखा जाए तुष्टीकरण के लिए। शुभराज साहब, उसी लिए जियाउर रहमान बरकत का ये बयान कि भाई बटेंगे कटेंगे, हिंदू एकजुट हो गया, तब तो मामला गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने आप में एक संकेत है कि किस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है। एक जमाना था जब जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने समाजवाद की नींव भारतीय समाज में, भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रखी। अगर आज कोई ये कह दे कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी को मानने वाले लोग हैं, तो अपने आप में हास्यास्पद बात होगी। इनका जो लिविंग स्टाइल है, उससे लेकर के इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया और किस तरीके से किया, वो समाजवाद का उदाहरण था या वो तुष्टीकरण का उदाहरण था, इसके लिए बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज इनके सोशल मीडिया पे समर्थक जिस तरीके से बात करते हैं, वह भी अपने आप में एक अनन्य उदाहरण है, यह बताने के लिए कि विचारधारा कहीं बिल्कुल फटेहाल खड़ी है और ये पीडीए टाइप की यात्राएं निकल रही हैं। यंग जनरेशन को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो पीडीए का एक बहुत दूसरा अर्थ भी निकलता है अंग्रेजी में। तो इन्होंने ये द्विअर्थी जो लिखवाया है संवाद अपने जो भी उनका होर्डिंग और तमाम तरीके के कोलैटरल्स बनेंगे, वो क्यों लिखवाया है, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय जब बार बार ये कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी की याद दिलाई जाती है, तो आप पूछिए ना कि क्या कभी जयप्रकाश नारायण ने या लोहिया जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने ही, चलिए लालू प्रसाद यादव जी की मैं बात कर लेती हूँ, क्या इन्होंने कभी द्विअर्थी संवाद किए थे? तो ये किस तरीके की, ये जो यंग लोग हैं, ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं?